नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। पटना नाव हादसे की जांच के आदेश, बचाव अभियान जारी। अब तक 21 मौतें, कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्थगित। चुनावी राज्यों में मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं कर पाएंगे जन सुनवाई, चुनाव आयोग ने लगाई रोक। मंजूरी बिना सोशल मीडिया इस्तेमाल पर उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी को नोटिस। पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार गिरफ्तार, शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी का आरोप। बीजेपी ने बताया बदले की कार्रवाई। अमेजॉन पर तिरंगे के बाद अब राष्ट्रपिता के अपमान का आरोप। ट्विटर पर लोगों ने विदेश मंत्री से की शिकायत। भारत ने कहा संवेदनाओं और भावनाओं का सम्मान करे कंपनी। पुणे में भारत इंग्लैंड के बीच पहला वनडे आज। विराट की कप्तानी में पहली बार खेलेंगे धोनी। लंबे समय बाद वापसी कर रहे युवराज सिंह पर होंगी निगाहें। खबरें विस्तार से। पटना नौका हादसे में लापता लोगों की तलाश में बचाव अभियान आज सुबह फिर शुरू हो गया। रात में बचाव अभियान रोक दिया गया था। इस बीच हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। पटना में एनआईटी घाट के पास गंगा नदी में हुए नौका हादसे में लापता लोगों के लिए बचाव अभियान जारी है। नाव में सवार लोग मकर संक्रांति के मौके पर जिला प्रशासन की ओर से आयोजित पतंगबाजी महोत्सव में भाग लेने गए थे, लेकिन शाम को वापस लौटते वक्त गंगा नदी में बड़ा हादसा हो गया। देखते ही देखते नाव में सवार लोग डूबने लगे। हादसे के वक्त नाव में करीब 40 लोग सवार थे, जिनमें से 10 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। कई लोग अब भी लापता हैं। जिला प्रशासन ने 4-4:30 बजे के बाद उधर से लोगों को बंद कर दिया आने के लिए। पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों ने काम किया है कि उधर से भीड़ नहीं आए जब सूचना मिला। लेकिन ये घटना बहुत ही दुखद घटना जिस पॉइंट पर हम लोग खड़े हैं यहाँ से घटी है। तो अभी मैं खुद गया था इसको देखने के लिए कि ये कौन सा अम्यूजमेंट पार्क है, कैसे लगा है। तो फिर जैसा मैंने बताया उसकी अग्रतर कार्रवाई हो। हादसे के तुरंत बाद सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। नौका हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज सुबह से भी सर्च ऑपरेशन जारी है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बड़ा दुखद घटना है, तो पूरी कोशिश जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित विभागों को बचाव और राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है। इस घटना के बाद पटना में महात्मा गांधी सेतु के पुनर्विकास कार्यक्रम की शुरुआत का कार्यक्रम टाल दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पटना में हुए नौका हादसे में अलग अलग दलों के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर बदइंतजामी का आरोप लगाया है, तो वहीं सत्ताधारी जेडीयू ने राजनीति नहीं करने की अपील की है। मुझको लगता है कि बिहार की जो सरकार है, जो नेतृत्व कर रहे लोग हैं, वो आसमान में उनका नाम पूरा उछले, जमीन पर बिहार में चाहे जो स्थिति हो, इसकी चिंता उन्हें नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये नाव दुर्घटना है। बड़ा हादसा है और सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी से लगी है और इस समय हादसे के समय राजनीति नहीं करना चाहिए। और बुलेटिन में अब चुनाव से जुड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों में मुख्यमंत्रियों मंत्रियों के जन सुनवाई करने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग के पास उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत दूसरे राज्यों में इस तरह की सुनवाई करने की शिकायतें आ रही थीं। आयोग का मानना है कि इस तरह की सुनवाई के जरिए मतदाताओं को सीधे
या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित किया जा सकता है। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और वैधानिक पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों की जगह इस तरह की शिकायतों का निपटारा सचिव स्तर के अधिकारी करें। राज्यों के मुख्य सचिवों को इसके लिए प्रबंध करने के लिए कहा गया है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बिना मंजूरी के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उत्तराखंड के कांग्रेस और बीजेपी अध्यक्ष दोनों को नोटिस जारी किया है और 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने नकदी लाने ले जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने 5 चुनावी राज्यों के पुलिस अधिकारियों से कहा है कि बैंक कैश चेस्ट से नकदी की आवाजाही पुलिस की निगरानी में हो और इसकी जानकारी निर्वाचन अधिकारी को दी जाए। पुलिस अधिकारियों से बैंक कैश ट्रांसफर के दौरान उचित सुरक्षा मुहैया कराने को भी कहा गया है। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने नकदी लाने ले जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। आयोग ने कहा है कि एटीएम और बैंक के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में नकदी ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने पार्टी आला कमान से लांबी सीट से चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो लांबी सीट से मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी आलाकमान से मंजूरी मिलने पर वो पटियाला और लांबी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ਹੁਣ ਆਪ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। नवजोत सिंह सिद्धू के पार्टी में शामिल होने में देरी पर उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में हैं और अमृतसर पूर्व से उम्मीदवार होंगे। लेकिन 100% ही इज इन द कांग्रेस एंड एज डॉक्टर नवजोत सिद्धू जी ने अनाउंस किया है, ही इज द कैंडिडेट फ्रॉम अमृतसर ईस्ट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि पार्टी विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से जीत दर्ज करेगी और सरकार बनने पर बीजेपी अकाली दल सरकार की करतूतों की जांच कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही नेता भी अपनी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता महेंद्र अरिदमन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता दलजीत सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला भी तेज हो गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले दलजीत सिंह समर्थकों के साथ शनिवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। मैं कई बारी ना की, 4 बारी ना की, फिर अखीर दे उत्ते उन्होंने मैनू ढा लिया। वो कहंदे जी तुसी खड़े होना ही होना। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रहे राजा महेंद्र अरिदमन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में उन्हें पार्टी में शामिल किया गया। और हमारे क्षेत्र के हमारे लोगों को बड़ा अपमानित महसूस हुआ और उसके बाद फिर जो अंत में पारिवारिक कलह जो इस तरह से पहुंच गई तो और फिर आजम खान साहब का बयान आ गया कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, तो जनता ने पूरा हम पर दबाव बनाया और जनता ने यह महसूस किया कि हमारे लिए सबसे उपयुक्त भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले शुक्रवार को अशोक प्रधान समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में वापस शामिल हो गए थे। हर चुनाव के पहले टिकट कटने और पार्टी से असंतुष्ट नेताओं का दूसरी पार्टी में जाने की बात नई नहीं है। आने वाले वक्त में कुछ और नेता नए झंडे के नीचे खड़े दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी है। हालांकि बीजेपी की राह आसान नहीं है। पार्टी में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर स्थिति अभी तक साफ नहीं है। रमेश पोखरियाल, विजय बहुगुणा, सतपाल महाराज और बीसी खंडूरी समेत तमाम नेता हैं जो खुद को राज्य के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मानकर चल रहे हैं। राज्य में चुनावी रणनीति और मुख्यमंत्री के सवाल पर हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने बात की पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी से। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता भगत सिंह कोश्यारी साहब। सर, उत्तराखंड में किस तरह के चुनावी मुद्दे आप देखते हैं जो जनता के बीच में लेकर जाएंगे, खासतौर पर तब जबकि सत्ता पर फिलहाल कांग्रेस काबिज है? देखिए, उत्तराखंड देशभक्त लोगों का प्रदेश है। वहाँ हर परिवार में कोई न कोई वर्तमान या पूर्व सैनिक या अर्ध सैनिक है। और हमारे केंद्र सरकार ने जब 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया, जो 43 साल से नहीं हुआ था, इस बार हुआ। आप जहाँ जाएंगे तो हर घर में आपको एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो कहेगा कि मेरी तो 8,000 रुपये महीना
पेंशन बढ़ गई। बीजेपी ने एक तरह से एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश की, जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक फैसला दिया। देखिए, अगर ये काम जनता की इच्छा के अनुकूल नहीं होता तो क्या सारी जनता सड़कों पर नहीं आ जाती? कितनी जनता सड़कों पर आई जब सरकार में से 10 लोग बाहर आए? उल्टे इन 10 लोगों का स्वागत हुआ। जब उत्तराखंड में बीजेपी सरकार थी 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए वहाँ पर, क्या इस बार मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है या नेतृत्व कौन है, किसका नेतृत्व होने वाला? देखिए, ऐसा है कि हमने इतने प्रदेशों में चुनाव किए, हम जीते, कौन से प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री का फेस दिया? भाई एक काम करो, बीजेपी को लाओ और फिर सब लोग हमारे अयोग्य हैं, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो कोश्यारी जी का ये कहना है कि फिलहाल उत्तराखंड में सत्ता में बीजेपी को लाना सबसे बड़ी चुनौती है और उसके बाद नेतृत्व किसका होगा, मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन होंगे, ये बाद में पार्टी नेतृत्व स्वीकार करेगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ प्रणब गोस्वामी, राजसभा टीवी, दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने चुनाव जीतने पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए तटों पर महिला लाइफ गार्ड, चेंजिंग रूम और शौचालयों को सुनिश्चित करने का वादा किया है। घोषणा पत्र में पार्टी ने फ्री पानी और वाईफाई सुविधा देने की बात कही है। पार्टी ने पूरे हफ्ते 24 घंटे विश्व स्तरीय बस सेवा और बिजली के बिल को 50% तक कम करने का आश्वासन भी दिया है। और अब बात कुछ और खबरों की। पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार को आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जयप्रकाश मजूमदार को विधाननगर पुलिस ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी को लेकर कल पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इस दौरान जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मजूमदार के खिलाफ पिछले साल 28 अगस्त को एक शख्स ने 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। बीजेपी नेता की गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है जब टीएमसी के 2 सांसदों को रोज वैली चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गौतम घोष ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। उनका कहना है कि जब ये कथित मामला हुआ तब मजूमदार कांग्रेस के साथ थे और इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा के मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने उनके बयान की निंदा की है। बाद में उन्होंने बयान वापस ले लिया। वहीं बीजेपी और हरियाणा सरकार ने अनिल विज के बयान से किनारा कर लिया है। खादी ग्राम उद्योग के कैलेंडर विवाद पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। गांधी का नाम जोड़ता रहा, गांधी खादी उठ ही नहीं सके, खादी डूब गई। महात्मा गांधी का ऐसा नाम है, नोट के ऊपर चिपक गया जिस दिन से, उस दिन से नोट की डिवैल्यूएशन हो गई। तो अच्छा किया है कि गांधी का हटा के मोदी का लगाया। मोदी ज़्यादा बेटर ब्रांड नेम है, ये हट जाएंगे धीरे धीरे। कांग्रेस ने अनिल विज के बयान की तीखी आलोचना की है। दूसरे दलों ने इस मुद्दे पर बीजेपी और सरकार को घेरने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों से इसी प्रकार के ऊल जलूल, आपत्तिजनक और बेतुके बयानों की अपेक्षा इस देशवासियों को करनी चाहिए। खादी और गांधी इस देश का इतिहास भी हैं, इस देश की आत्मनिर्भरता की पहचान भी हैं। कि बापू ने जो आज़ादी दिलाई और आज बोलने के उनको छूट है, मंत्री बने हैं, थोड़ा सा भी शर्म नहीं है ऐसे लोगों को इस तरह का बात का व्यवहार गांधी बापू के विषय में करने का। ये उनकी मानसिकता का एक प्रदर्शन है, लेकिन ये बयान उन्होंने जरूर दिया है, लेकिन ये शब्द लिख के कहीं और से आए हैं। ये उनकी पार्टी की जो विचारधारा है उसका एक प्रतिबिंब है। उधर हरियाणा सरकार और बीजेपी ने अनिल विज के बयान को निजी विचार बताकर किनारा कर लिया है। गांधीवादी समाजवाद को हम प्रेफर करते हैं, तो इस नाते से कोई और इसके अदरवाइज किसी प्रकार की कोई बात कही होगी तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कही होगी, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। खादी ग्राम उद्योग के कैलेंडर और डायरी पर इस साल महात्मा गांधी की बजाय चरखे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो छपी है और विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है और खुद बीजेपी सफाई दे रही है कि गांधी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन अब हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज के बयान ने पार्टी को और मुश्किल में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, एकला चलो, एकला विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अमेजॉन कनाडा की तरफ से तिरंगे का विवाद अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं था कि एक बार फिर से ये कंपनी भारतीयों की भावनाओं का अपमान करने के कारण विवादों में है। इस बार कंपनी की अमेरिकी साइट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने की शिकायत सामने आई है। कुछ ट्विटर इस्तेमाल करने वालों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ट्वीट में टैग कर इसकी शिकायत की है, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपिता की तस्वीर वाले बीच सैंडल की बिक्री अमेजॉन यूएस साइट पर हो रही है। पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने खास मुद्दे का उल्लेख किए बिना कहा कि वॉशिंगटन में भारतीय दूत को अमेजॉन को निर्देश देने के लिए कहा गया है कि थर्ड पार्टी को प्लेटफॉर्म प्रदान करते वक्त उन्हें भारतीयों की संवेदनाएं और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। तिरंगे मामले में भारत के कड़े संदेश के बाद अमेजॉन ने खेद जताया था और कनाडा की वेबसाइट से उस उत्पाद को हटा लिया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने निवेशकों के हित में कई फैसले लिए हैं। सेबी ने ब्रोकर शुल्क घटाने की ब्रोकरों की लंबे वक्त से चली आ रही मांग मान ली है। ये शुल्क प्रति 1 करोड़ रुपए के कारोबार पर 20 रुपए से 25% घटाकर अब 15 रुपए कर दी गई है। बिचौलियों का काम करने वाली विभिन्न प्रकार की इकाइयों पर लागू शुल्कों को संशोधित करने की योजना के तहत ये फैसला किया गया। सेबी के निदेशक मंडल की शनिवार को हुई बैठक में सभी बाजार बिचौलिया फर्म और कंपनियों को डिजिटल पेमेंट करने की छूट देने का भी फैसला लिया गया है। सेबी ने रिट्स फंड और इनविट्स फंड दोनों में म्यूचुअल फंड निवेश को भी इजाजत दे दी है। वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक की आजादी में दखल के आरोपों को खारिज किया है। मंत्रालय ने कहा कि वो आरबीआई की स्वायत्तता का पूरा सम्मान करती है। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार पर संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है। आरबीआई के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शुक्रवार को उर्जित पटेल को चिट्ठी लिखकर ये आरोप लगाए थे। रिजर्व बैंक कर्मचारियों की चिट्ठी के बाद कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल केंद्र पर संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। इन दलों का कहना है कि इससे रिजर्व बैंक की स्वायत्त छवि को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसी संस्था को जब मोदी जी जेबी संस्था बना देंगे तो देश की आर्थिक स्वायत्तता खतरे में पड़ जाएगी। सामने आना चाहिए उर्जित पटेल जी को, जिन्होंने घुटने टेक दिए हैं, जो दंडवत हो गए हैं मोदी जी के सामने, और पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आरबीआई मस्ट फंक्शन विद सम amount of autonomy, and that autonomy has been undermined, and it is RBI governor who gives promise to the citizens, and it should be understood properly and government will have to answer. वहीं वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वो रिजर्व बैंक की आज़ादी और स्वायत्तता का पूरा सम्मान करता है। मंत्रालय ने कहा है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार और आरबीआई के बीच विचार विमर्श होता है और कानून में इसका प्रावधान है। इस तरह की चर्चा को स्वायत्तता में दखल नहीं माना जा सकता। बीजेपी ने कहा है कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसलिए सबको राजनीति से बचना चाहिए। ये कोई राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं, और जो भी है आरबीआई के जो भी चीफ होंगे वो इस पर जवाब देंगे, या जो भी उनके डिपार्टमेंट के लोग हैं। इस पर राजनीतिकरण की ना तो कोई गुंजाइश है और ना ही कोई राजनीतिक टिप्पणी बनती है इस विषय पर। रिजर्व बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के 4 संगठनों ने उर्जित पटेल को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी अपॉइंट करके वॉच रखना, ऑपरेशन में दखल देना, ये ठीक नहीं है, और इसके लिए हम सभी श्रेणी के कर्मचारियों ने ये उनका ये जो हस्तक्षेप है रिजर्व बैंक के कारोबार में, उसको हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि आरोपों की जांच होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर रिजर्व बैंक के कुछ लोगों ने कुछ गलत किया है तो उसको उनको ह्यूमिलेशन लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए।
8 नवंबर की आधी रात से नोटबंदी लागू हुई थी। इसके बाद रिजर्व बैंक के पुराने नोट बदलने और इन्हें जमा करने के नियमों में कई बार बदलाव किया गया, जिसकी विपक्षी दलों ने निंदा की। लेकिन सरकार ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि परिस्थितियों के हिसाब से नियमों में बदलाव किए गए। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बनने की मोहम्मद अजहरुद्दीन की उम्मीदों को झटका लगा है। एचसीए के रिटर्निंग ऑफिसर के राजीव रेड्डी ने उनका नामांकन खारिज कर दिया है। अजहरुद्दीन का आरोप है कि उन्हें इसकी वजह नहीं बताई गई। उन्होंने इस फैसले को चुनौती देने के लिए अदालत का रुख करने का फैसला किया है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 17 जनवरी को होना है। मैच फिक्सिंग मामले में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने अजहरुद्दीन के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन बीसीसीआई उनसे दूरी बनाए रखी। I gave him all the answers he asked from me, and I gave him all the prerequisites, whatever he required about my case, because they kept saying that because of the BCCI thing, I gave him the court order also. And I think rejection has come. I think it's very sad, that this had to happen. भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आज पुणे में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज की कप्तानी विराट कोहली करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी छोड़ने के बाद विराट कोहली को हाल ही में सीमित ओवरों का भी पूर्णकालिक कप्तान बनाया गया है। इस तरह 2007 के बाद पहली बार धोनी किसी दूसरे की कप्तानी में खेलेंगे। पुणे के नेहरू स्टेडियम पर टीम इंडिया का वनडे में विनिंग रिकॉर्ड 5-3 का है। वहीं लंबे समय बाद वापसी कर रहे युवराज सिंह पर भी फैंस की निगाहें होंगी। गुजरात ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराकर पहली बार खिताब पर कब्जा कर लिया। गुजरात के कप्तान पार्थिव पटेल ने के शतक की बदौलत मुंबई को 5 विकेट से हरा दिया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच के 5वें दिन गुजरात ने 312 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। मुंबई ने पहली पारी में 228 रन बनाए थे। वहीं पार्थिव पटेल के 90 रन की पारी के जरिए गुजरात ने पहली पारी में 328 रन बनाए थे। मुंबई ने दूसरी पारी में 411 रन बनाए थे और 312 रन का लक्ष्य रखा था। दोनों पारियों में शानदार खेल के लिए पार्थिव पटेल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। और अब बात मौसम की। उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। फिलहाल ठंड से निजात मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज और कल भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी है। मैदानी इलाकों में भी शीतलहर जारी है। कोहरे से यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बिछी बर्फ की चादर से परेशान लोगों को अभी राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका जताई है, जबकि आज और कल भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी है। 15 और 16 तारीख को वाइड स्प्रेड जो रेन स्नो होने की पॉसिबिलिटी है, जिसमें हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल भी हो सकती है। आने वाले दिनों में भी जो क्योंकि बारिश और स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, तो खासकर जो दिन के तापमान है उनमें गिरावट आएगी। कश्मीर के श्रीनगर में तापमान ने जनवरी महीने का पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ तापमान 0 से 6.8 डिग्री नीचे चला गया है। पहलगाम में भी तापमान -14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तराखंड में भी पारे में तेजी से गिरावट आई है। उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में पारा 0 से 0.1 डिग्री और शिमला में 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैक्सिमम तो लाइट्स की प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, जिस वजह से अंदर हीटर्स वगैरह कुछ भी नहीं चल पा रहा है। काफ़ी दिक्कत आ रही है। पेड़ के गिरने से भी म्यूजियम में काफ़ी नुकसान वगैरह, काफ़ी उनकी शॉप्स वगैरह की छत भी टूटी है। तो टेम्परेचर तो बहुत काफ़ी ज़्यादा लो है, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में भी ठंड का कहर जारी है। राजधानी दिल्ली में पारा 3.2 डिग्री तक लुढ़क गया। हरियाणा के करनाल में पारा 1.8 और नारनौल में 3.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पंजाब के अमृतसर में भी तापमान 2.2 डिग्री तक पहुंच गया है। कोहरे के चलते रेल, सड़क और हवाई यातायात भी बाधित हुआ है। फिलहाल ठंड से निजात मिलने के आसार नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कई राज्यों के राज्यपाल रहे सुरजीत सिंह बरनाला का कल चंडीगढ़ में निधन हो गया। वो 91 साल के थे।
सांस लेने में दिक्कत के बाद उन्हें गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजीव लोंगोवाला समझौते के बाद वो 1985 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे। वो तमिलनाडु के साथ साथ उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। तमिलनाडु का राज्यपाल रहते हुए उन्होंने 1991 में डीएमके सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश करने से इनकार कर दिया। वो केंद्र में कृषि और रसायन व उर्वरक मंत्री भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने उनके निधन पर शोक जताया है। और आज थल सेना दिवस है। आज ही के दिन 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना ब्रिटिश सेना से पूरी तरह से आजाद हुई थी। इस दिन KM करियप्पा को भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ बनाया गया था। इससे पहले ये कमान ब्रिटिश मूल के निवासी फ्रांसिस बूचर के पास थी। तब से ही 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थल सेना दिवस के मौके पर सेना को बधाई दी है। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पटना नाव हादसे की जांच के आदेश, बचाव अभियान जारी। अब तक 24 मौतें, कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्थगित। चुनावी राज्यों में मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं कर पाएंगे जन सुनवाई। चुनाव आयोग ने लगाई रोक, मंजूरी बिना सोशल मीडिया इस्तेमाल पर उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी को नोटिस। पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार गिरफ्तार। शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी का आरोप, बीजेपी ने बताया बदले की कार्रवाई। अमेजॉन पर तिरंगे के बाद अब राष्ट्रपिता के अपमान का आरोप। ट्विटर पर लोगों ने विदेश मंत्री से की शिकायत। भारत ने कहा संवेदनाओं और भावनाओं का सम्मान करे कंपनी। और पुणे में भारत इंग्लैंड के बीच पहला वनडे आज। विराट की कप्तानी में पहली बार खेलेंगे धोनी। लंबे समय बाद वापसी कर रहे युवराज सिंह पर होंगी निगाहें। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत।